हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार पांडे आप सभी मित्रों का, सभी बच्चों का, सभी अभिभावकों का सहृदय स्वागत करते हैं। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। इसमें पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखते हैं हम द्विघात समीकरण के बारे में जान लें। जो समीकरण बना हुआ हो उसमें जो है चर राशि, चर मतलब जिसका मान निश्चित ना हो, अर्थात अक्षर जो होते हैं उनको चर कहते हैं, इससे जड़ तक कोई भी हो। तो देखें, इसमें चर राशि की घात अधिकतम 2 हो और न्यूनतम भी 2 हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए। वही क्या होती है? वही द्विघात समीकरण होता है। अब देखें, इसमें द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक ही प्रकार दिया हुआ है, लेकिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। देख लें पहले, ax² प्लस c इक्वल 0 ऐसे लिख सकते हैं, या ax² माइनस c इक्वल 0, या ax² इक्वल c। ठीक, तो यह आपका शुद्ध द्विघात समीकरण है। अगला है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, माइनस हो या प्लस हो, यह आपका है मिश्र द्विघात समीकरण। इसको कहते हैं व्यापक सूत्र। क्या कहते हैं? व्यापक सूत्र। तो ये 2 प्रकार के आप लोग जान गए द्विघात समीकरण। इसमें जो a, b और c है यह एक पूर्णांक है। यह क्या है? पूर्णांक है, अर्थात अंक है, गिनती है, इसको माना जाता है। इसमें चर x माना जाए, इसमें x² और x यही चर है। बाकी ये जो a है, c है और b है, ये क्या है? एक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब यह है, इसमें देखें x की घात, जो चर राशि की घात अधिकतम कितनी है? आपकी 2 है। न इससे अधिक होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए। ये आप लोग जान गए ना। अब देखते हैं, इसमें इसी आधार पर हम पहचान करेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है। इसमें देखें, पहला क्वेश्चन आपका है x+1 होल स्क्वायर, x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट में है x-3। अब यहां पर देखें यह द्विघात समीकरण है या नहीं। अब देखें a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप का है ना, इसको हम लिख सकते हैं पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। ये लिख सकते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल, अब 2 से दोनों में गुणा करा देते हैं, 2x ऋण 2 तिहाई 6 हो गया आपका। अब देखिए यहां x² प्लस 2 1 जा 2, 2 1 कम 2x धन 1 का वर्ग करेंगे, 1 गुणे 1 बराबर क्या होगा? 1, 2x ऋण 6। अब देखिए यहां x² धन 2x, पक्षांतर कर लेंगे, इधर लाएंगे तो ऋण 2x हो जाएगा। ठीक, धन 1 इधर लाएंगे तो धन 6 हो जाएगा, बराबर क्या हुआ आपका भैया? 0। अब देखें x², अब ये दोनों क्या हुआ? लैप्स हो गया ना। धन क्या हुआ? 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? अब इसमें अगर पूछा जाए कि यह कैसा द्विघात समीकरण है, तो यह आपका शुद्ध द्विघात समीकरण है। कैसा है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यह शुद्ध द्विघात समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। हाँ, यह क्या है? शुद्ध, यह द्विघात समीकरण है। आप समझ गए ना। अगला देखते हैं इसी में,
अगला ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहले का तीसरा इसी आधार पर है। और बता देते हैं यक्स ऋण 2 यक्स धन 1 बराबर यक्स ऋण 1 और यक्स धन 3। अब देखते हैं यह शुद्ध द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे और इसका गुणा कर लेंगे। हल करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकलता है तब उसको हम देखते हैं कि यह ax² + bx + c = 0 को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखें इसमें, अब x से इसमें गुणा करते हैं, दोनों पदों में x से x में गुणा किए भैया, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ x है, x की घात 1 है, यहाँ x है, x की घात 1 है, गुणा किए घात जुड़ गई, x की घात 2 हो गया। यहाँ धन है ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण होगा भाई, x गुणे 2 2x हुआ, इसका काम खत्म हुआ। अब धन 1 को लेते हैं, धन 1 से गुणा करते हैं धन x में तो धन x आएगा और धन ऋण का गुणा ऋण 1 2 2 हो गया बराबर। अब देखें यहां पर x से इसमें गुणा करते हैं तो क्या होगा, x गुणे x x² माइनस x, अब 3 से गुणा करेंगे धन 3x 3 × 3 धन ऋण का गुणा ऋण होगा। अब पक्षांतर कर लें x², इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया ऋण x²। यहां देखें ऋण 2x है, धन x है, ऋण 2x में से धन x निकल जाएगा, बचा क्या ऋण x। अब यहां पर क्या है 3x धन है ना, ऋण 1x निकल गया तो आपको बचा धन 2x, धन 2x अगर बाएं पक्ष की तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 2x हो गया भैया। अगला क्या है ऋण 2 है, ऋण 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया आपका धन 3 हो गया और इधर बचा क्या आपका जी। ठीक, अब देखें x² लैप्स हो गया, घट गया, कुछ नहीं बचा। अब 2x और 1x है, ऋण 1x ऋण 2x, मान लीजिए ऋण 1, यहाँ 1 लिखा नहीं, 1 तो है, x मतलब रुपया मान लेते हैं, ऋण 1 रुपया किसी से लिए थे और ऋण 2 रुपया और ले लिए, x को मान लेते हैं रुपया भैया। तो यहाँ पर देखिए ऋण 1 रुपया किसी से लिए थे, 2 रुपया ऋण और ले लिए तो जुड़ जाएगा ना, यहाँ तो गुणा तो हो नहीं रहा है, ऋण गुणा धन हो जाएगा। तो कितना हो गया ऋण 3 रुपए का कर्जदार हो गए कि नहीं हो गए। अब देखें धन 3 रुपया हमारे पास था, 2 रुपया कुछ ले लिए कुछ खा लिए, तो बचा कितना हमारे पास धन 1 बराबर क्या है आपका भैया 0। अब देखें यहाँ पर द्विघात समीकरण जो है, यह द्विघात समीकरण है नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण है। चूंकि बताया गया आपको कि द्विघात समीकरण यह होता है जिसमें चर राशि की घात अधिकतम 2 हो और न्यूनतम 2 हो, इससे अधिक या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, किसकी एक की, किसी एक चर राशि की घात। देखिए अब इसमें यह जो है आपका समीकरण द्विघात समीकरण अर्थात जो व्यापक सूत्र है हमारा ax² + bx + c = 0 को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया ना, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये पहला सवाल इसी प्रकार से सभी सवाल हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हमें आशा एवं विश्वास है कि आप सभी लोग इन सभी सवालों को स्वयं सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं भैया आगे सवाल नंबर 2। इसमें देखिए कहा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हमको द्विघात समीकरण बनाना है। इसमें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिए 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना, कौन लंबाई है ना, तो पहले हम क्या मान लेते हैं चौड़ाई। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, मीटर में कह रहे हैं ना, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या होगी भैया, तो भूखंड की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, कह रहे हैं कि चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई हमारा x है के दुगुने मतलब गुणे 2, उसका 2 गुना हो गया, एक अधिक है धन 1 इसी में जोड़ दिए, जो चौड़ाई थी उसका दुगुना किया उसी में 1 जोड़ दिए, तो क्या हो गया लंबाई निकले। यही कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है।
भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है इसमें ना। अब देखें भैया, ये आपकी हो गई लंबाई, निकला कि आपका 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x होगा ना, और धन 1 हो गया, ये आपके मीटर क्या निकल आया, ये लंबाई निकल आई। ठीक, अब देखें आयताकार भूखंड कैसा था, आयताकार, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई आपकी कितनी है भैया, 2x धन 1 है, और गुणे चौड़ाई कितनी है, x है, क्षेत्रफल कितना है, 528 है। कितना है, 528 वर्ग मीटर। ठीक, अब x से गुणा कर देते हैं इसमें, तो हो गया आपका 2x स्क्वायर धन x से कम x बराबर 528। 2x स्क्वायर धन x इधर ले आएंगे तो ऋण कितना हो जाएगा भैया, 528 बराबर क्या हुआ, 0। यही आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 को संतुष्ट करता है। इसमें जो है कह रहे हैं द्विघात समीकरण बनाइए, तो द्विघात समीकरण आपका यही हुआ, समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं, इसमें दूसरे का ये पहला था, दूसरे का पहला, इसके बाद अब लगाते हैं दूसरे का दूसरा। सवाल नंबर 2 का दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है। माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर x कामा x प्लस। अब देखें यहां दो क्रमागत, क्रम से आने वाले, क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक, अब कोई भी ले ले, एक ले लेते हैं तो उसके बाद कौन सा धनात्मक पूर्णांक आएगा भैया, 2 आएगा ना। तो ये मान लीजिए x 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तभी 2 मिलेगा। ये धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए 20 है, तो अगला क्रम से आने वाला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 20 के बाद 21 आता है ना, तो x तो 20 माने थे, धन 1 जोड़ दिए तभी तो 21 होगा ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमको मिल गए। अब कह रहे हैं इनका गुणनफल 306 है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, जैसा कह रहे हैं। अब द्विघात समीकरण बना लेते हैं, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर x गुणे x धन 1 बराबर 306। x से गुणा कर दे, x स्क्वायर धन x से कम x बराबर 306, x स्क्वायर धन x ऋण 306 बराबर क्या हुआ भैया, 0। यही आपका क्या हुआ, द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। दूसरे का तीसरा देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे 26 बड़ी वर्ष है, किससे, रोहन से। तो मानते हैं माना रोहन की आयु बराबर, रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक, तो मां की आयु, मां की आयु बराबर, रोहन की आयु कितनी थी, x वर्ष, तो उसकी मां की आयु क्या होगी, उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, वह 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष। रोहन कितना है, x वर्ष का है, तो मां कई वर्ष की, इसी में 26 से क्या कर दे भैया, जोड़ देना, तो इतने वर्ष को हो गई उसकी मां, हो गई ना। अब आगे उनकी आयु वर्षों में, वो आयु का गुणनफल
अब कह रहे उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब देखें भैया, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु बराबर। अब देखें, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु, उनकी मतलब किनकी भैया? रोहन की और उनकी मां की। रोहन की और उनके मां की आयु कई वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात। अब देखें भैया, मान लीजिए उनकी मां जो है 30 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 30 वर्ष की हैं। और रोहन जो है मान लेते हैं कितना है भाई कि कुछ भी मान ले 30 वर्ष की है, और रोहन मान लेते हैं कई वर्ष का है? 3 वर्ष का है। तो 3 वर्ष पश्चात मां की आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। अब है ना, अब से 3 वर्ष पश्चात तो 30 है तो 3 वर्ष 33 वर्ष हो जाएगी। और रोहन 3 वर्ष का था तो 3 वर्ष पश्चात भी क्या 3 वर्ष का रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। तो 3 उसमें भी क्या होगा? जुड़ जाएगा। वो कितने वर्ष का हो जाएगा? 6 वर्ष का हो जाएगा। किसी की आयु रुक नहीं सकती है, तो प्रकृति का नियम है, सबकी आयु निरंतर बढ़ती रहेगी। अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु। अब देखते हैं रोहन की आयु कितनी है भैया? यक्ष थी, 3 वर्ष पश्चात कितनी हो गई? यक्ष धन 3 वर्ष। क्लियर? और देखें मां की आयु कितनी थी? यक्ष धन 26 वर्ष बड़ी थी ना, तो यक्ष धन 26, इसमें कितना जोड़ दे? 3 वर्ष पश्चात इसमें 3 जोड़ दे, उनकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? यक्ष धन 26 धन 3 हो जाएगी। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि उनकी 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल जो है 360 है। कितना है भैया? 360 उनका आयु का गुणनफल। आयु का गुणनफल। ठीक, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा भैया? देखते हैं। यक्ष धन 3, ये तो रोहन थे, और उनकी मां यक्ष धन 26 में 3 जोड़ देंगे भैया, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा ना। बराबर कितना कह रहे हैं? 360। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगी। अब देखें क्या गुणनफल गुणा कर दिए ना। अब देखें गुणा कर ले, यक्ष से यक्ष में गुणा करेंगे भैया, आएगा यक्ष स्क्वायर। धन यक्ष का 3 में गुणा करेंगे तो 3 यक्ष। 29 का यक्ष में गुणा करेंगे तो 29 यक्ष, और धन 29 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 29 3 87। 30 3 90 हुआ तो 3 उसी में से कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा ना। 3 9 27 2 3 9 6 2 8, और बराबर भैया कितना? 360। क्लियर? अब देखें यक्ष स्क्वायर धन 29 में 3 क्या करें? जोड़ देंगे ना। 3 यक्ष और 29 कितना हो गया? 32 यक्ष धन 87, और इधर ले आएंगे तो ऋण की कितना हो जाएगा भैया? 360 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखें यक्ष स्क्वायर धन 32 यक्ष, अब ऋण हो जाएगा, ऋण ज्यादा है धन कम है, धन ऋण या ऋण धन रहे तो सदैव क्या होगा? घट जाएगा। तो चिन्ह तो मालूम हो गया, घट जाएगा भैया। ठीक, अब जो अंक बड़ा रहेगा, संख्या तो नहीं बढ़ी लेकिन अंक देखते हैं, चिन्ह को हटा करके 87 और 360, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, यह बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है? ऋण है, तो इसलिए ऋण लग जाएगा। ठीक, अब इसमें से एक उधार ले 10, 10 में से 7 निकाल दिए, कितना है भैया? 3 आ गया ना। अब यहाँ बचा कितना? 5 बचा, तो 5 में से 8 नहीं घटेगी, एक उधार लाई बना 15, 15 में से 8 निकाल दिए, कितना आ गया भैया? 7 आ गया ना। अब यहाँ कितना बचा है? 2, बराबर 0। यह द्विघात समीकरण निरूपित हो गया ना। देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इस व्यापक समीकरण को, व्यापक सूत्र को क्या करता है? संतुष्ट करता है। ठीक है ना, मिश्र द्विघात समीकरण को यह संतुष्ट कर रहा है, तो इस रूप में क्या हुआ? निरूपित हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को ना। चले, ये दूसरे का आपका था तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा सवाल। अब इसके बाद एक सवाल और है, इसको बता देते हैं आप लोगों को। समझ में आ गया ना। अब अगला देखते हैं,
सवाल नंबर दूसरे का चौथा सवाल, दूसरे का चौथा लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हर 1 घंटा में कितनी दूरी तय कर रही रेलगाड़ी, एक समान चाल से चल रही है, तो क्या x किलोमीटर हमने मान लिया। अब यह जो है रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी को, कितनी दूरी को, 480 किलोमीटर, ये चाल मिल गई ना। और दूरी क्या है आपका भैया, दूरी बराबर 480 किलोमीटर है। क्या है, 480 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है और दूरी 480। तो समय क्या होगा भैया, हम जानते हैं क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता भैया, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी, 480 थी ना किलोमीटर, बटे चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना क्या आ गया आपका, समय मिल गया ना, इतना घंटा आ गया ना। क्या हुआ, इतना घंटा, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, बच्चा क्या आपका घंटा। तो 480 बटे x घंटे में वह क्या करेगी, 480 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी। अब कह रहे हैं इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब बताओ, अब उसकी चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल बराबर, पहले तो x थी ना, एक समान चाल से चल रही थी। अब कह रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो उसी में से क्या करेंगे, घटा देंगे। मान लीजिए रेलगाड़ी चल रही थी जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही थी, अब उसमें कह रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा वेग कम हो गया। अब कितना हो गया भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चल रही थी, चाल से चल रही थी, तो उसमें से क्या करेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से घटा देंगे ना। तो अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 90 थी तो 8 घटा देंगे तो 82 हो जाएगा ना। इतना किलोमीटर प्रति घंटा, कितना किलोमीटर, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखें भैया, अब दूरी तो 480 ही है ना, दूरी कितनी है, 480 है, चाल ए हो गई। तब समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो 480 है भैया, अब बटे चाल क्या है, 1/8, इतना घंटा लगा। ध्यान दीजिएगा, अब क्या लगेगा, इतना घंटा लगा ना, 480 बटे 1/8 घंटा। अब ध्यान दीजिए, जब हमारी चाल धीमी रहेगी तो कहीं निश्चित लक्ष्य तक जाना है हमको, तो अगर धीमे धीमे जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा ना, और अगर हम तेजी से जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, तो हम कम समय में दूरी तय कर लेंगे ना। तो कहने का मतलब यह हुआ, यह समय, यह घंटा जो है इस घंटे के अपेक्षा ये कम है, क्योंकि इसकी चाल अधिक थी, यहां पर कम हो गई है ना, इसके अपेक्षा इसकी चाल क्या है, अधिक है। अब कितना घंटा देखें, कह रहे हैं तय कर रहे हैं 3 घंटे अधिक। अब हम 3 घंटे, इससे यह 3 घंटे क्या है, अधिक है। प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार 480 है बटे x और 480 है बटे 1/8 लिखे ना। अब देखें, 1 घंटा अधिक है, 1 घंटा कम है। अब देखने में तो देखें 1/8 है, जब धीमी चाल रहेगी तो वही दूरी जो तय करनी है, जो तय कर रहा है वही यही तय कर रहा है। मान लीजिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो जल्दी पहुंचेगा, और ये 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो इससे इसको ज्यादा समय लगेगा ना। अब देखिए यहाँ पर जो समय लगा है 3 घंटे अधिक, किसका है, इसका 3 घंटे अधिक है ना, इसका क्या है, 3 घंटे अधिक है। तो अब क्या करेंगे भैया, हम इसमें 3 घंटे जोड़ देंगे, किसमें, इसमें 3 घंटे जोड़ दिए। अब दोनों का समय क्या हो गया, बराबर हो गया ना, क्या हुआ, बराबर हो गया। अब देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या,
480 बटे यक्स ऋण 8, इसको पक्षांतर करेंगे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 480 बटे यक्स बराबर क्या हो गया आपका 3। यही आपका क्या बना, समीकरण बन गया ना आपका। अब इसको गुणा कर लेंगे, यक्स का इसमें गुणा, इससे गुणा कर लेंगे। ठीक, इसको इधर लिख करके इसको उधर करके पक्षांतर कर लो। ये मान लेते हैं बाएं पक्ष में है और ये दाएं पक्ष में है, तो इसको यहां लिख लिए ना और इसको इस पक्ष में ले आ लिए ना, तो 480 बटे यक्स हो गया, ऋण हो गया, यहाँ धन है ना, और ये तो दाएं पक्ष में तब भी था, अब भी दाएं पक्ष में है, उसको बदल लेते हैं, मान लेते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसको आप स्वयं हल कर लेंगे, यक्स से इसमें गुणा कर लेंगे और इसका इसमें गुणा कर लेंगे। ना कर पाए तो हम कर दें भैया, चलें देख लेते हैं। यक्स का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका हो गया क्या, 480 यक्स हुआ ना। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, ऋण है, ध्यान दीजिएगा, ऋण है 400 क्या है भैया 80 है, और ये क्या है यक्स ऋण 8 है, इसका इसमें गुणा कर देंगे और बटे आपका हो जाएगा यक्स ब्रैकेट में यक्स ऋण 8 और बराबर इधर भैया क्या है 3 हो गया। इतना आ गया समझ में ना, इतना आया कि नहीं आया आप लोगों को भाई हैं? अब देखें यहां हुआ आपका 480 यक्स, अब इसमें गुणा कर लेंगे, ऋण 480 यक्स, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा। 8 शून्य शून्य 8 अठाई 64 6 8 चौक 32 6 38 हो गया ना, बटे इसका गुणा कर लेंगे, यक्स स्क्वायर ऋण 8 यक्स हो गया आपका, हो गया ना, बराबर क्या लिख दिए 3। अब ये देखें दोनों क्या हुआ, लैप्स हो गया, बचा क्या 3840 ना। अब यहाँ एक लिख कर तिरक गुणा कर दें तो 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3 यक्स स्क्वायर ऋण 8 त्रिक 24 यक्स बराबर इसका एक में गुणा करेंगे तो 3840 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया समझ में ना। 3 यक्स स्क्वायर ऋण 24 यक्स इधर लाएंगे तो ऋण हो जाएगा ना 3840 बराबर क्या होगा 0। ये आपका देखें द्विघात समीकरण के रूप में है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ ये ध्यान देंगे जैसे हम फार्मूला पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं व्यापक समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ ऋण लिखा है, कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ ऋण लिखा हुआ है, तो इससे नहीं मतलब है, यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, तो यहाँ माइनस हो या प्लस हो, ठीक है ना, वो उसको संतुष्ट करता है। हमको देखना है कि जो समीकरण है उसमें अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मत सोचिएगा कि यहाँ इससे तो कम है ना, अधिकतम यहाँ पर 1 की घात क्या हो 2 होनी चाहिए। क्लियर, आपको समझ में आ गया। एक प्रश्नावली आपकी 4.1 जो है समाप्त हुई। अब अगले वीडियो में आपको हम 4.2 प्रश्नावली 4.2 पढ़ाएंगे। इसमें जो है उसमें मूल ज्ञात करना होगा। आपकी समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है। धन्यवाद।